हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इन प्रश्नों की संख्या जो है लगभग 100 से अधिक है और यह हमारे इस वीडियो सीरीज का दोस्तों पार्ट 5 है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सभी के लिए आवश्यक हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो हमारे प्रश्न दोस्तों, यह जो है यूपीएससी, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीपीएससी हो गया, बिहार पीएससी हो गया, ये जो है दोस्तों एसएससी जैसे एग्जामों के लिए, इन सभी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, जो भी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और आपको बताते चले दोस्तों कि नोटबुक आईएएस आप सभी के लिए एक ऐसी ही विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। नोटबुक आईएएस प्रतिदिन आप सभी के लिए दोस्तों एक नई वीडियो प्रस्तुत करता है। यह जो है दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए आपके सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं, जिससे आप सभी महत्वपूर्ण एग्जामों में क्विक रिवीजन कर सकें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? आपका ऑप्शन में दोस्तों 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां या फिर 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो संविधान पारित किया गया था दोस्तों, उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो उसमें थे 395 अनुच्छेद। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचियां थी दोस्तों 8। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन में दोस्तों 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां या फिर 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां या फिर 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में, इसमें भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है कितनी है? धाराओं की संख्या ऑप्शन में 356 है, 395 है, 404 है या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 395 धाराएं सम्मिलित हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? आपके ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है दोस्तों यह वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो आपके ऑप्शन में दोस्तों परिसंघ कहा गया है, महासंघ कहा गया है। तो ऑप्शन सी है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या फिर राज्यों का संघ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दोस्तों भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब देखते दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपके ऑप्शन में दोस्तों 1 से 5, 5 से 11, 12 से 35 या फिर 36 से 51। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में जो है दोस्तों नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 के द्वारा, अनुच्छेद 15 से 35 के द्वारा या फिर 14 से 32 के द्वारा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए। विकल्प यानी कि जो भारतीय संविधान है दोस्तों वह जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है
मूल अधिकारों का प्रावधान करता है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है दोस्तों, यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, यह संविधान का भाग 3 है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद एकाधिकार जो है कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 23। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 है दोस्तों, वह समाज के जो है जो अनुसूचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है दोस्तों, यानी जो कमजोर वर्ग है, इनको शैक्षणिक संस्थाओं में जो है आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन कौन सा अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 18। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है दोस्तों, यह किसी भी रूप में भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 57। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 है दोस्तों, यह राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? तो वह है अनुच्छेद 57। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है दोस्तों, यह अनुच्छेद 19 के 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के माध्यम से दो है दोस्तों, भारतीय संविधान नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 19 क्लॉज 1। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो है भारतीय संविधान का 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। 19 क्लॉज 1 के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है। आपको बता दें कि यह प्रावधान जो है इंडियन एक्सप्रेस केस 1985 कब इंडियन एक्सप्रेस केस 1985 में जो है भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को मूल अधिकार घोषित किया था। कब घोषित किया था? 1985 में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? किससे संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। कौन सा है? विकल्प डी यानी कि अनुच्छेद 24 जो है दोस्तों भारत में बच्चों के शोषण को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 14। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 है दोस्तों, वह अल्पसंख्यकों के लिए जो है हितों के संरक्षण की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 29। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54 या फिर अनुच्छेद 32। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि भारत जो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का, तो वह जो है
अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है। ठीक है, और चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन में है 33 से 46, ऑप्शन बी है 34 से 48, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 और ऑप्शन डी है दोस्तों अनुच्छेद 37 से 52। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य जो है दोस्तों किसका प्रावधान है, तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, कौन से भाग में, तो भाग 4 में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य, कौन सी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन में अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या फिर अनुच्छेद 51। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है दोस्तों, इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वर्णित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या फिर अनुच्छेद 40। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है यह जो है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है और यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29B या पर अनुच्छेद 39C। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? आपके ऑप्शन में है दोस्तों अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49 है या फिर अनुच्छेद 52 है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है दोस्तों इसमें मौलिक कर्तव्यों की जो है चर्चा की गई है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किस में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में या फिर अनुच्छेद 54 में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 यह प्रावधान करता है दोस्तों कि जो भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति है दोस्तों वह राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 85। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 यह प्रावधान करता है कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या फिर अनुच्छेद 76। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 63 यह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 76। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 यह प्रावधान करता है कि भारत की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन में दोस्तों
अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 356। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो है प्रावधान करता है कि भारतीय संविधान जो है प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 75 के तहत कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 79। तो इस प्रश्न का दोस्तों जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है जो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या फिर अनुच्छेद 85। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 प्रावधान करता है कि भारतीय संसद के जो अधिवेशन है उनमें जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 365। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह उसको यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो अनुच्छेद 25 है दोस्तों इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 35। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है विकल्प सी यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दोस्तों भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो आपके ऑप्शन में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोस्तों विकल्प बी यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों उसको जो है भारतीय संविधान की जो प्रेरणा स्रोत है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्होंने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपके ऑप्शन में दिया गया दोस्तों आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो या फिर उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों वह उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में लागू हो सकता है यानी कि आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में या फिर जब सैनिक कानून लागू हो। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन में संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोस्तों विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है दोस्तों उसके तहत जो दोस्तों मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 112। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 यह प्रावधान करता है यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 85। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में जो प्रावधान है दोस्तों वह अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 124। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है जो है दोस्तों विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में संचित कोष से संबंधित है? आपके ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 112 क्लॉज 29, अनुच्छेद 146 क्लॉज 3, अनुच्छेद 148 क्लॉज 6 या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो भारत की संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों वह है अनुच्छेद 112 क्लॉज 29, अनुच्छेद 146 क्लॉज 3 और अनुच्छेद 148 क्लॉज 6। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124 क्लॉज 2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124 या फिर अनुच्छेद 111। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 भारत के जो है न्यायाधीश पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 143। जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है वह है अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? आपके ऑप्शन में दोस्तों अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137 या फिर अनुच्छेद 143। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 137 है वह जो है दोस्तों भारतीय संविधान के किसी भी भाग का जो है न्यायिक पुनरावलोकन करने का प्रावधान करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 144। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि अनुच्छेद 141। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 368। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है वह प्रदान की गई अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 131 या फिर अनुच्छेद 143। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि अनुच्छेद 233 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान में अधीनस्थ या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद अथवा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों अथवा कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या फिर अनुच्छेद 326। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि अनुच्छेद 245। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 245, 246, 247 या फिर 248। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि अनुच्छेद 248 के तहत दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जो है केंद्र के पास होंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253 या फिर अनुच्छेद 254। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो राज्यों की प्रार्थना करने पर जो भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार है दोस्तों वह है अनुच्छेद 252। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 249। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 दोस्तों भारतीय संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या फिर अनुच्छेद 253। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि अनुच्छेद 253 के तहत जो है दोस्तों भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण कर सकती है, चाहे वह विषय राज्य सूची का हो या फिर समवर्ती सूची का हो, वह किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 352 से 256, अनुच्छेद 250 से 280 या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 में जो है दोस्तों केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों का प्रावधान किया गया है। याद रखना है आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 370। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि अनुच्छेद 256 के तहत जो है दोस्तों केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश या फिर निर्देश दे सकती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263 या फिर अनुच्छेद 249। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 पे वर्णित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन में अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 370। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 है दोस्तों वह वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है कौन से अनुच्छेद में? 28 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 घ में या फिर अनुच्छेद 300 क में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया दोस्तों वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत यानी कि सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310 या फिर अनुच्छेद 311। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 311 है दोस्तों, यह सुनवाई के अधिकार का जो है प्रावधान करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 311 में, अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 313 में या फिर अनुच्छेद 314 में? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 है दोस्तों, वह नई अखिल भारतीय सेवाओं के स्थापना का प्रावधान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या फिर अनुच्छेद 315। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि भारतीय संविधान के जो है दोस्तों अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313 या फिर अनुच्छेद 300। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 यह प्रावधान करता है कि भारत में सेवाएं संघ और राज्य दोनों की लोक सेवाएं होंगी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? ऑप्शन में अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या फिर राष्ट्रपति से? प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 312 है यह संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किसका? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 325। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए। विकल्प यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आपके ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 326। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है वह जो है भारत में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? यहाँ पे किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121 या फिर अनुच्छेद 139। जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 यह जो है प्रावधान करता था कि जो है कि भारतीय संसद जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 व्यक्ति सम्मिलित होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 338 और 338 से, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334 या फिर अनुच्छेद 339। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का जो आयोग के गठन का जो प्रावधान करता है दोस्तों वह अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 343 क्लॉज 1, अनुच्छेद 345 क्लॉज 1,
अनुच्छेद 346 क्लॉज 1 या फिर अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 का जो सही उत्तर है वह है विकल्प, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 356 या फिर 371? जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी, यानी कि अनुच्छेद 343 यह प्रावधान करता है कि जो है संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 351? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी, विकल्प सी है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368? सही उत्तर दोस्तों वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 369 या फिर अनुच्छेद 300? जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है दोस्तों, यह प्रावधान करता है कि जो है अगर राष्ट्र देश में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, भारत में या फिर भारत के किसी भी एक हिस्से में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 300? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है दोस्तों, वह जो है भारतीय संविधान में भारत में जो है वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 360। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में या फिर अनुच्छेद 76 में? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? ऑप्शन में दो है, नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार। ऑप्शन बी है, सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार। ऑप्शन सी है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ऑप्शन डी है, अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 350 ए है दोस्तों, वह जो संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने से। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 390 में या फिर अनुच्छेद 351 में? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो भारतीय संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है वह संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? ऑप्शन में है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, वित्तीय आपात, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के संबंध में, या फिर भारत में राजभाषा के संबंध में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि जो अनुच्छेद 368 संबंधित है वह संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार स्वार्थ में किया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 370। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि वह अनुच्छेद है 356 जिसका विरोध बार बार संसद के बाहर किया जाता रहा है और केंद्र सरकार ने कई बार इसका दुरुपयोग भी किया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। आपके ऑप्शन में है 364, 368, 370 या फिर 377। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि जम्मू कश्मीर को जो है दोस्तों विशेष स्थिति का जो प्रदान की गई थी वह की गई थी अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 खा या फिर अनुच्छेद 371 चा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 371 का है वह नागालैंड राज्य के उपबंधों से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय या फिर सिक्किम। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि जो अनुच्छेद 370 है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात से, राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रपति शासन से या फिर संविधान संशोधन से? जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 356 है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या फिर अनुच्छेद 372। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों यह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद 371, इसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लिखित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम या फिर नागालैंड। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प सी, यानी कि जो अनुच्छेद 371 जी है दोस्तों यह मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? 18, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 32। जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी, विकल्प, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है दोस्तों अलंकरण प्रदान करने का प्रावधान है, जिनमें शामिल है भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि शामिल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दी गई है? ऑप्शन में है तो अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 38 व 39। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 29 व 30 जो है दोस्तों भारत में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के
स्थापना व संचालन का प्रावधान करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन में है दोस्तों अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 350 है या फिर अनुच्छेद 351। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि जो संविधान के अनुच्छेद 350 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है दोस्तों, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प। तो आपको बता दें कि सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में इनकी अंतर्वस्तु दी गई है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 54 है यह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। जो अनुच्छेद 75 है दोस्तों यह जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। जो अनुच्छेद 155 है यह जो है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 164 है दोस्तों यह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह कौन से अनुच्छेद है? यानी कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 या फिर अनुच्छेद 13 से 17। 13 और 17। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार उल्लिखित है दोस्तों, वर्णित है, वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का या फिर अनुच्छेद 41। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, इसमें जो प्रावधान है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है दोस्तों, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। ठीक है, क्योंकि जो अनुच्छेद 323 ए है दोस्तों वह जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। जो है दोस्तों अनुच्छेद 324 है यह निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, जो अनुच्छेद 330 है दोस्तों यह लोक के लिए अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। तथा जो अनुच्छेद 330 है दोस्तों यह प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, तो सॉरी लोक सेवा के कार्यों से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह क्या बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे, किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे, यह घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे, या फिर विकल्प डी है संसद को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति प्रजाति अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपवर्जित करने को अनुज्ञात करे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जो है संघ को जो दायित्व दिया गया है वह है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा
तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ऑप्शन में अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि वर्ष 2002 में जो अध्यादेश राष्ट्रपति को पुनर्विचार के बाद वापस किया गया था वह अनुच्छेद 133 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने उसे अपनी 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी थी। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अनुरोध किया था? ऑप्शन में अनुच्छेद 142, 143, 144 या फिर 145। तो इस प्रश्न का उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि जो है 143। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? ऑप्शन में अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355 या फिर अनुच्छेद 356। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 258 में जो है दोस्तों यह जो उपबंध किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? में अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330 या फिर अनुच्छेद 368। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि संविधान का जो है अनुच्छेद 24 से उपबंध करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी संकटमय जगहों पर या फिर कारखानों आदि में लगाया नहीं जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 19 या फिर अनुच्छेद 1313 से 17। है विकल्प सी, यानी कि समानता का अधिकार जो प्रदत्त किया गया है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में संस्थान दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोस्तों उससे जो संबंधित अनुच्छेद है वह है 148। जो दोस्तों वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 280। जो प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों वह अनुच्छेद 323 है और जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 315। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ऑप्शन में है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 360। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि अनुच्छेद 355 में प्रावधान किया गया है दोस्तों कि भारत सरकार का यह दायित्व होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? 4 कथन दिए गए हैं। किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बड़ा कर सकती है या फिर किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकती है। ऑप्शन में दोस्तों ए यानी कि केवल 3, विकल्प बी 1, 2 और 4, विकल्प सी केवल 2 और 3 या फिर विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी, यानी कि केवल 2 और 3 सही है, यानी कि
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है दोस्तों, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी संसद और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 149। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो आपके ऑप्शन में है दोस्तों, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 56 या फिर अनुच्छेद 21। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि अनुच्छेद 48 ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या फिर अनुच्छेद 333। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 है दोस्तों, इसको राज्यसभा में आंग्ल इंडियन के जो है प्रतिनिधित्व के लिए रखा गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या फिर अनुच्छेद 51। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो अनुच्छेद 51 है दोस्तों, यह भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? में अनुच्छेद 249, 250, 252 या फिर अनुच्छेद 253। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि अनुच्छेद 253 के अंतर्गत दोस्तों, किसके? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 360। 360 यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में अभी तक नहीं किया गया है। यह संबंधित है किससे? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जिसका प्रयोग भारत में अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है कानून के समझ समानता का, सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समानता का, पदवियों के उन्मूलन का या फिर अस्पष्टता उन्मूलन का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है दोस्तों, वह अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 286 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि इन अनुच्छेदों में से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नीति आयोग जो है किस अनुच्छेद, नीति आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में नीति आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन में है दोस्तों अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168 या फिर अनुच्छेद 167। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो प्रावधान है दोस्तों, वह संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 315 या फिर अनुच्छेद 335। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 335 है दोस्तों, इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें। नोटबुक आईएएस सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक एमसीक्यूज अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोडों में उपलब्ध हैं। ठीक है, आप हमारे ऑफिस में हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारा पता है G19 वर्धमान मॉल, नेहरू विहार, नई दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 7683049133 या फिर 9560727077। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नोटबुक आईएएस।